एक बिहारी सब पे भारी, ये तो आपने सुना होगा, लेकिन आखिर क्या कारण है कि बिहार में इंडस्ट्रीज आती नहीं है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार एक लैंडलॉक्ड स्टेट है जिसकी वजह से कंपनीज यहाँ से दूर भागती हैं। लेकिन फिर राजस्थान, पंजाब और हरियाणा जैसे स्टेट्स में इतनी इंडस्ट्रीज क्यों हैं? इनफैक्ट लुधियाना की कपड़ा कारोबार तो इतना बड़ा है कि दिल्ली के चांदनी चौक में जितने भी व्यापारी हैं वो लुधियाना की फैक्ट्री से कपड़े मंगवाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री के पास पोर्ट्स होना बहुत बेनिफिशियल होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स का इंपोर्ट हो चाहे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट हो, वो उस फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। लेकिन आज फैक्ट्रीज पोर्ट से काफी दूर बनाई जा रही हैं। फॉर एग्जांपल राजस्थान सरसों राई बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूध और मसालों में सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इस स्टेट में 40,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें टेक्सटाइल, सीमेंट, सिरेमिक, ऑटो जैसी इंडस्ट्रीज तक शामिल है। हरियाणा में ऑटो इंडस्ट्री फल फूल रही है, साथ ही गुड़गांव में IT सेक्टर का हब बना हुआ है। पंजाब गेहूं का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। साथ ही यहाँ चंडीगढ़ में IT इंडस्ट्रीज हैं, लेदर, सेमीकंडक्टर का काम होता है। जालंधर तो इनफैक्ट अपनी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री की वजह से बहुत पॉपुलर है। बिहार में फर्टाइल सॉइल है, ढेर सारी नदियां हैं और यहाँ गेहूं और धान की खूब खेती होती है। और मुजफ्फरपुर की लीची से लेके यहाँ के मखाने और अमरूद इंटरनेशनल मार्केट तक में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। अंग्रेजों के टाइम पे बिहार, बंगाल ऐसे स्टेट्स थे जहाँ मैक्सिमम इंडस्ट्रीज लोकेटेड थी। बिहार के झारखंड वाले एरिया में ढेर सारे मिनरल्स थे और इसीलिए रॉ मटेरियल्स के पास ये इंडस्ट्रीज बनती थी। इनफैक्ट टाटा ने तो अपना पूरा प्लांट जमशेदपुर नाम के एरिया में लगाया था और जमशेद जी टाटा के नाम पे उस पूरे एरिया का नाम भी जमशेदपुर पड़ा था। लेकिन फिर 1952 में जवाहरलाल नेहरू फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी लाते हैं। ऐसे में कोई फैक्ट्री अगर बिहार में नहीं भी बनती है और कहीं दूर बनती है तो जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट होगा उसे सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो बेसिकली जो भी रॉ मटेरियल्स थे उन सबके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अब सरकार देने लगी। तो फैक्ट्रीज के लिए कोई इंसेंटिव नहीं बचा बिहार में अब इंडस्ट्रीज लगाने का, क्योंकि अगर वो पोर्ट के किनारे फैक्ट्रीज बनाएंगी तो उनको ज्यादा फायदा है। रॉ मटेरियल के ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो सरकार खर्चा बियर करेगी और जब फिनिश प्रोडक्ट बन जाएगा तो पोर्ट्स के माध्यम से वो बड़ी आसानी से इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई किया जा सकता है। बिहार में 56% से ज्यादा जमीन एग्रीकल्चर के रूप में यूज की जाती है और अपने खेत को बेचना बिहार में पगड़ी उछालना या समाज में इज्जत नीलाम हो जाने जितना बराबर माना जाता है। तो कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता है, तो फैक्ट्रीज को लगाने के लिए जो लैंड चाहिए वो अवेलेबल करवाना बिहार में नाको चने चबवाने जैसा है। बिहार की 80% जनसंख्या आज भी खेती करती है, तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति अपनी जमीन बेचना नहीं चाहता। जहाँ बिहार में लोगों के पास जमीन के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं और एक बड़ा सेटअप बनाने के लिए किसी भी फैक्ट्री को इतने ज्यादा लोगों से बात करनी पड़ती है कि कभी आपसी तालमेल ना होने की वजह से, कभी NGO एक्टिविस्ट के बीच में आ जाने से, या कभी अलग अलग कास्ट के लोगों के आपस में भिड़ंत हो जाने की वजह से लैंड एक्विजिशन एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। बिहार आजादी के बाद चीनी और चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था, लेकिन यहाँ 3000 में से 2000 राइस मिल्स बंद हो चुके हैं। 33 शुगर मिल्स में से 18 आज बंद हो चुके हैं। जहाँ 1960 से लेकर 70 के बीच में देश का 40% शुगर बिहार प्रोड्यूस करता था, आज वो घटकर सिर्फ 2% है। जहाँ राइस मिल्स करोड़ों के घोटाले और इल्लीगल माफिया वसूली की वजह से बंद हो गए। वहीं चीनी मिल्स में गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इंटरफेरेंस था कि प्राइवेट सेक्टर यहाँ से अपना सब सेटअप छोड़ के भाग गया। 1952 में बनी वारिसलीगंज शुगर मिल 1976 आते आते गोल्ड मेडल पाती है, क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्ड चीनी बन रही थी। लेकिन ठीक एक साल बाद 1977 में बिहार स्टेट शुगर कॉर्पोरेशन इस मिल को अपने कब्जे में ले लेता है और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी से अब सरकारी प्रॉपर्टी बन जाती है। और जब सरकार किसी बिजनेस में घुस जाती है तो हालत ये होती है कि जो मिल 1976 में गोल्ड मेडल पाया था, 1993 में उस मिल पे ताला लग गया। काम करने वाले मैनेजमेंट से लेके लेबर सब लोग सड़क पे आ गए, बेरोजगार हो गए। 1974 में बैजनाथपुर पेपर मिल शुरू होता है, डेली 5 टन पेपर बनाया जा रहा था। 1987 आते आते ये मिल बंद हो गया। 50 एकड़ की जमीन पे बना ये मिल जब बंद हुआ तो जो किसान थे जिन्होंने अपनी जमीन दी थी इस मिल को बनाने के लिए, वो भी बेचारे सड़क पे आ गए, बेरोजगार हो गए और जो मजदूर यहाँ पे काम कर रहे थे उनकी भी रोजी रोटी चली गई। स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड ने बिहार के फतुआ में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की। पटना से लगभग 80 किलोमीटर दूर मॉर्टन चॉकलेट कंपनी ने अपनी फैक्ट्री लगाई। बनियान बनाने से लेके वेजिटेबल ऑयल, केमिकल्स, सीमेंट के प्लांट बिहार में लगते हैं। पर 1990s के जंगल राज में जहाँ पे गुंडे आके इन सभी फैक्ट्रीज में से पैसा वसूलते थे, मैनेजमेंट को धमकी देते थे, धीरे धीरे करके ये सारी फैक्ट्रीज बंद हो गई। बिहार सरकार इंडस्ट्रीज को इन्विटेशन देती है और तरह तरह की सब्सिडीज तक देने का वादा करती है। 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये वादा किया इंडस्ट्रीज से कि अगर वो बिहार में अपना सेटअप लगाते हैं तो उन्हें अलग अलग किस्म की सब्सिडी
सब्सिडीज दी जाएंगी, लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टर्स बिहार में आने में इंटरेस्टेड थे ही नहीं, क्योंकि उन्हें सरकार पे भरोसा ही नहीं था। साथ ही लॉ एंड ऑर्डर कब खराब हो जाए और कब वहां से बिजनेस एनवायरनमेंट इतना बुरा हो जाए कि बिजनेसमैन को अपनी फैक्ट्रीज, अपना लैंड, कैपिटल, मशीन्स छोड़ के बिहार से भागना पड़े, ये किसी को नहीं पता। और भूले भटके जो फैक्ट्रीज लगाने आए भी, उनको कभी सब्सिडी दी नहीं गई। फाइनली मैटर पटना हाई कोर्ट में भी गया, लेकिन तब तक बिजनेसमैन अपना इंटरेस्ट लूज कर चुके थे और समझ गए थे कि सरकार के इंटेंशन यहाँ पे एक इन्वेस्टर फ्रेंडली माहौल बनाने का है ही नहीं। बिहार स्टार्टअप पॉलिसी 2017 के तहत नीतीश कुमार स्टार्टअप्स को 500 करोड़ देने का वादा करते हैं, लेकिन बहुत सी स्टार्टअप्स को ये शिकायत है कि 500 करोड़ का फंड जो एलोकेट किया गया था वो कभी एक्चुअली उन्हें मिला ही नहीं। बिहार की राजनीति में जाति का जहर हमेशा से नहीं था। 1990s में जब लालू प्रसाद यादव यहाँ की राजनीति के सेंटर पे आते हैं, तब यहाँ धीरे धीरे जातियों के नाम पे बिहार को बांटना शुरू कर दिया। अगड़े और पिछड़े के बीच में लड़ाई दिखाई गई। उन्होंने विकास की कोई बात नहीं करी, सिर्फ सोशल जस्टिस की बात करी। लोगों के लिए डेवलपमेंट कोई मुद्दा ही नहीं रहा, और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज बिहार में बची भी थी उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जातियों के नाम पे दंगे शुरू हो गए। बड़े बड़े IAS ऑफिसर्स तक की हत्या इस दौरान की गई है। शहाबुद्दीन जैसे माफिया और गुंडे वो मिनिस्टर बनाए जा रहे थे। अभी कुछ समय पहले उद्यमी बिहार, समृद्ध बिहार कैंपेन शुरू किया गया। एंटरप्रेन्योरशिप अवार्ड्स, इनोवेशन चैलेंजेस शुरू किए गए। सीमेंट की फैक्ट्री से लेके इथेनॉल के प्लांट्स बिहार में लगाए गए हैं, लेकिन ये आगे कितना सर्वाइव कर पाते हैं ये तो भविष्य की गर्त में है। लेकिन बिहार के पड़ोस में ही बंगाल एक ऐसा राज्य है जो किसी समय में भारत की सोने की चिड़िया था। इनफैक्ट अंग्रेजों ने तो सबसे पहले बंगाल पे ही अटैक किया था और बंगाल पे कब्जा किया था। लेकिन आज बंगाल जिस तरीके से अपने लॉ एंड ऑर्डर की वजह से सुर्खियों में रहता है, यहाँ से इंडस्ट्रीज भाग चुकी हैं और बंगाल आज स्टार्टअप्स का कब्रिस्तान कहा जाता है। बंगाल में आखिर ये इतना बड़ा डिक्लाइन कैसे आया, इस विषय पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।